सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत, मुसन्निफ़ हैं, कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, जनाब फ़ारूक आदिल। उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है और आज इनका BBC पर कॉलम भी छपा है। थोड़ा सा मैं इनका मज़ीद तारुफ़ करा दूँ। ये बड़ी फ़ाल शख्सियत हैं और ये ममनून साहब के प्रेस सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करते रहे। इनको पूरा जो अमली सहाफ़त है वो भी इन्होंने देखी है और हुकूमत की जो अंदर जिस तरीके से काम होता है उससे भी ये पूरी तरह बाखबर हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक कंट्रोवर्सी है जिसमें पूरी तरह हुकूमत भी आ गई है। सोशल मीडिया पिछले 2 दिनों से इस पर बात कर रहा है और वो आसमा शिराज़ी का एक कॉलम था जिसमें उन्होंने लिखा कहानी बड़े घर की और कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी कहीं जिनको आज जब शहबाज़ गिल साहब ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उससे पहले वफाकी वज़रा ने जब उस पर ट्वीट्स किए तो जो आसमा शिराज़ी हैं उन्होंने तो नाम नहीं लिखा था, लेकिन अब ये बात बिल्कुल आयां है रोज़े रोशन की तरह कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं मोहतरमा बुशरा बीवी साहबा, उनके हवाले से ये सारी कंट्रोवर्सी है। और आज एक बड़ी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज़ गिल साहब ने कि गुस्से में वो बिल्कुल, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ही वॉज़ फ्यूमिंग आउट। झाग हमें नज़र नहीं आ रही थी लेकिन गुस्सा इतना शदीद था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा लताड़ा, बहुत उन्होंने गुफ्तगू की। उसमें मैं आपको आगे जाके उनकी वो गुफ्तगू का हिस्सा भी सुनवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो आसमा शिराज़ी का जो कॉलम है, जो कहानी बड़े घर की इस नाम से वो BBC की वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं कही थी। कोई उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया और नाम लिए बग़ैर उन्होंने ये बात कही कि जिसमें ये जो बकरों का सदका है या कबूतरों का खून है या सुइयाँ चुभाना, इस तरह की चीज़ों से अब जो मामला ठीक नहीं होंगे और जो मईशत है उसको संभालने के लिए तब्दीली बहुत ज़रूरी है। तो इसको PTI ने नाम लिया, ये समझा कि ये उनकी ज़ात पर हमला है और इस पर बहुत शदीद लहदे हुई आज। फ़ारूक आदिल साहब, आपने भी एक कॉलम आज बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, पाकिस्तानी सियासतदान और उनके रूहानी पीर। हमने ये मौजू इसलिए चुना है कि जब ट्रैक किया हमने भी पिछले कोई 40, 50, 60 साल की जो हमारी 70 साल हिस्ट्री है, उसमें कोई हुक्मरान हमें ऐसा नहीं मिला जिसकी किसी न किसी ऐसी शख्सियत से वाबस्तगी ना रही हो, ताल्लुक़ ना रहा हो और रूहानियत जो है उसकी डिसीजन मेकिंग में शामिल ना रही हो। आपने तो पूरी रिसर्च की और अभी हम डिस्कस करेंगे तमाम कायदीन को भी और उनके जो हवालों से जो भी लोग थे। ये फिनोमेना जो है, आपने तो इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, आपका कॉलम देख के मुझे अंदाज़ा हुआ ये क्या फिनोमेना है, इसका हमारे सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट होता है, आम आदमी है इसको किस तरह से परसीव करते हैं। व्हाट डू यू से? देखें, ये हमारी सियासी तारीख़ के मामलात तो हैं और हमें, जैसे आपने कहा कि शुरू से अब तक हमें नज़र आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सिर्फ सियासी मामला नहीं है और ज़ईफ़ुल अक़ीदा होने का मामला भी नहीं है। बेसिकली ये साइकोलॉजी का मामला है। आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछें कि कोई आदमी किसी नजूमी के पास क्यों जाता है, किसी हीलर के पास क्यों जाता है जो वो उसको दम करे या उसको तावीज़ दे या उसको कोई ऐसा रास्ता बताए जो मामूल से हटके हो, है ना, तो साइकोलॉजी ये बताती है कि बुनियादी तौर पर कुछ लोग कमज़ोर शख्सियत लेके पैदा होते हैं। उस कमज़ोर शख्सियत की एक मिसाल ऐसे है कि एक आदमी, उसकी वालिदा फ़ौत हो गई, वालिद फ़ौत हो गया, तो आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी शादी में गड़बड़ है। क्या यानी
अगर उसकी वालिद फौत हुआ है तो मुमकिन है कि वो बड़ी उम्र के, यानी औरत बड़ी उम्र के मर्द से शादी करे, ये वाइस वर्सा हो सकता है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि ये जो कमज़ोरी होती है, ये कमज़ोरी इंसानों को शादी की सूरत में ज़ाहिर होती है कि आप शेल्टर लेते हैं ज़्यादा उम्र के आदमी का, या इस सूरत में दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप किसी हीलर के पास चले जाएं, किसी आमिल के पास चले जाएं और ऐसे रास्तों से सहारा लेने की कोशिश करें जो मामूल से हटके हैं। तो बुनियादी तौर पर इसको साइकोलॉजी कहती है शख्सियत के ऐब। तो ये शख्सियत का ऐब है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं वो लाइनें जो है ना मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी ओपिनियन जानूँगा कि मुझे बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जिस पर इतनी ज़्यादा जो ट्रोलिंग शुरू हुई है आसमा शिराजी की, और उनको पता नहीं क्या कुछ कहा गया है, ट्रेंड चलाए गए हैं। अब जो लोग आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं, जो ये कहते हैं कि इस सहाफ़त ने, मीडिया ने बहुत मदद की इमरान खान साहब को हुकूमत में आने की, तो वो इस पर इतना एतराज़ काहे को है। अब ये सिर्फ चंद लाइनें जो मैं पढ़ देता हूँ। अब काले बकरे सरेदार चढ़ें या कबूतरों का खून बहाया जाए, पुतलियाँ लटकाई जाएं या सुइयाँ चबोली जाएं, मईशत यूँ संभलने वाली नहीं, जबकि मईशत के तकाज़े तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। आसमा शिराजी का कॉलम कहानी बड़े घर की। मुझे बताइए, इसमें आपको कोई ऐसी, ना किसी का नाम है, कोई काबिल एतराज़, आप खुद लिखने वाले हैं, समझने वाले हैं, कोई काबिल एतराज़ चीज़ लगती है आपको इसमें? देखें, अगर ये बात आपके बारे में कही गई हो तो आपको पता होगा ना कि मेरे बारे में कही जा रही है, तो आपको तो काबिल एतराज़ लगेगी। अब हो सकता है हमारे, लेकिन अगर मैं काम करता हूँ तो अगर उसकी बात सामने आ जाती है तो उसमें मुझे कोई एतराज़ करने की ज़रूरत नहीं, और अगर मैं ये नहीं करता तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि मैं ये काम नहीं करता। इसमें गुस्सा इतना, और उसको ये समझना कि ये पता नहीं कहाँ तक बात चली गई, और एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूरा एक होस्टेज बना लिया। इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, उन पर बात नहीं हो रही, तो क्या फिर हम ये समझ सकते हैं कि ये कहीं पर डिस्ट्रैक्शन की खुद भी कोई एफर्ट हो सकती है कि अच्छा चलो कौम को इस मौजू पे लगा दो और दूसरा मामला सारे का सारा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं वो गोल हो जाए। समी साहब, ऐसा तो हमारे यहाँ होता है डिस्ट्रैक्शन वाला मामला, और बड़ा प्लान्ड होता है। क्या शहबाज गिल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रैक्शन का एलिमेंट था या नहीं था, ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि इस वक्त ऐसे चीज़ें मौजूद हैं जिनसे गवर्नमेंट चाहेगी कि चीज़ें डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो एक एलिमेंट महंगाई मौजूद है, आपका जो 1 पेज का एक परसेप्शन था वो ख़तरे में चला गया, या शायद वो कंट्रोवर्सी है, अभी तक नोटिफिकेशन खेल ही ख़त्म हो गया, कुछ पता नहीं। ये दूसरा मामला है। तीसरा मामला, कल PDM और मुस्लिम लीग ने बड़ा शानदार शो किया है रावलपिंडी की मरी रोड पर। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और इस पर आप डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू ये है कि जो लोग हमेशा दूसरों को निशाना बनाते आए हों और उन्हें इसकी आदत ना हो, तो उन्हें निस्बतन तकलीफ़ ज़्यादा होती है। आप अब इस चैनल पे बैठ के शहबाज गिल पे मुझसे तबसरा कराएंगे, पता नहीं मेरे हक़ में क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन शहबाज गिल साहब की बाज़ गुफ्तगुओं का उनसे मेरी मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं है, मैंने टेलीविज़न पे सुनी है, मैंने महसूस किया है कि बाज़ औक़ात वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको एक तारीख़ से मिसाल प्लीज़। आप कोई, यानी ये है कोई वाक़या 73, 74, 75 का, मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने कोई एक थैले की बिल्ली टाइप ऐसे अल्फाज यूज़ किए, वो स्टेटमेंट दे दी। वो आपको पता है उस ज़माने में बहुत बड़े सहाफ़ी थे, और ज़ुबान को, अब तो लोग ज़ुबान को समझने वाला कोई नहीं इस मुल्क में, ज़ुबान को समझने वाले, ज़ुबान की नज़ाकत से मज़ेदार बातें निकालने वाले और बड़े कमाल के लोग थे। तो वो उन्होंने पकड़ ली और उसकी किट लगाई मौलाना कौसर नियाज़ी की, तो उन्होंने एक तरदीद कर दी। तरदीद में और मवाद मौजूद था किट लगाने का, उस तरदीद की फिर तरदीद की, वो फिर किट लगी उन्हें। तो शहबाज गिल साहब और इनकी तरह दीगर जो हमारे अहबाब और कायदीन हैं, इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि जब ये करते हैं तो दरअसल वो अपनी कमज़ोरी का ऐलान करते हैं
और अपने आप को उस गिरफ्त में दे देते हैं जहाँ बेपनाह तनकीद भी हो सकती है और मजाका भी उड़ाया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर हम नज़र डालते हैं तो मैं जब अभी देख रहा था तो मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी बड़ी तस्वीर मुझे नज़र आई। एक उनकी तस्वीर पाक पतन में वो मज़ार के अंदर बैठे हुए हैं, बड़ी यानी बहुत पहले की पुरानी वो तस्वीर है। अगर वो चला सकें हमारे प्रोड्यूसर साहब, वो तस्वीर अगर दिखा सकें तो वो एक ऐसी यानी एक ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ख़ुद वो इन चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं। इस पर हमें कोई इस पर इतराज़ नहीं है, ये उनके अपने अकीदे की बात है। लेकिन अब अगर वो कोई इस पर ये दिखाए, इस पर बात करे, तो वो कहें कि जनाब ये आप इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी में घुस गए हैं, तो मेरा तो ख्याल है ये सोच अप्रोच मुनासिब नहीं है। और अगर ख़ुद जब उनका जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने अपनी अहलिया के बारे में भी, उनकी रूहानियत के हवाले से भी बात की, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम से बात की। फिर वो क्योंकि उन्होंने ख़ुद भी, बुशरा बीबी साहबा ने नदीम मलिक साहब को एक इंटरव्यू दिया, वो पब्लिक लाइफ में आई, ख़ुद से आई। जब टीवी पे आके बंदा बात करता है, लाहौर भी कई दफ़ा वो बड़े अच्छे कामों में वो शिरकत करती हैं, तो पनाह गाहें हैं, बच्चों के लिए हैं, ख़वातीन के लिए जो जगह हैं वहाँ पर वो जाती हैं। तो इस पर इतना इतराज़ फारूक साहब? ये सवाल मुझसे बनता है, ये तो आप इमरान खान से पूछें या आपका एनालिसिस क्या है? उनके तर्जुमानों से। नहीं, डेफिनेटली आप ना उनके तर्जुमान हैं, ना आप कोई उनके हवाले से बात कर सकते। लेकिन एक तरफ हम आज़ादी सहाफ़त को देखते हैं, जिसमें सहाफ़ी का काम है कि उसने हर चीज़ को एनालाइज़ भी करना है, उस पर बात भी करनी है। लेकिन अगर सरकारी सतह पर जब एक मुशीर आकर इस तरह की बात करते हैं, डेफिनेटली तो जो मीडिया है उस पर उसका असर भी लेता है। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब इसको आप ये इस तरह से कर रहे हैं तो इसका जवाब ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, तो ज़ाहिर है मीडिया भी कोई कन्फ्रंटेशन तो नहीं चाहता गवर्नमेंट के साथ। बट डू यू थिंक कि ये अगर हम आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे हैं तो अगर कुछ हैपनिंग हुई है, अगर उसको कोई रिपोर्ट कर रहा है तो फिर कहाँ क्या करे सहाफ़ी, रिपोर्ट ना करे उसको? सबी इब्राहिम साहब, मीडिया अगर कन्फ्रंटेशन भी चाहता है तो उसमें हरज की क्या बात है? आपकी हमारी 70-75 साल की तारीख़ है और हम ज़रा सा पीछे छोड़ देते हैं बानियान पाकिस्तान को। अयूब खान के ज़माने से लेकर आज तक मीडिया ने क्या किया है? मीडिया ने कन्फ्रंटेशन की है, और क्यों की है? उसने किसी ने ज़ाती मफाद के लिए की होगी तो आज तारीख़ में उसका नाम नहीं है। लेकिन जिसने इस कौम के लिए कन्फ्रंटेशन की है, आप मशरक़ी पाकिस्तान दे रहे थे, आप बंगालियों पे जुल्म कर रहे थे, आप सिंध में जुल्म कर रहे थे, आप बलूचिस्तान में गड़बड़ कर रहे थे। दसियों मामलात हैं, दसियों मामलात को आप डिस्कस करें तो आपने कन्फ्रंटेशन करके बेसिकली रियासत को या रियासत के ज़िम्मेदारान को दुरुस्त राह दिखाने की कोशिश की है। ये तो नेकी का काम है, इसमें क्या ख़राबी है? इसमें कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन अगर हुक्मरान मैच्योर है, समझदार है, मुखलिस है, तो वो इसमें शुक्रगुज़ार होगा। और अगर वो मैच्योर नहीं है तो वो मसला पैदा करेगा उसके, बल्कि ख़ुद उसके साथ मसाइल पैदा होंगे। मैं ये समझता हूँ कि गुज़श्ता 5-7 साल का जो एक्सपीरियंस है हमारे सामने, जो हमारा मुशाहिदा है, उसके रिज़ल्ट आने शुरू हो गए। अच्छा, इसमें मैं आप देख रहा था आपके कॉलम में ही कि ग़ुलाम अहमद जो गवर्नर जनरल पाकिस्तान के थे, तीसरे गवर्नर जनरल, हाँ जी, तीसरे गवर्नर, उनके भी पीर साहब ऑफ देवा शरीफ, उनके पास बहुत जाते थे वो, और बड़े उनके मोतक़द थे। और यानी उस वक्त से वो जो रूहानियत का सिलसिला था वो चल रहा था उनके साथ। फिर आगे जब आते हैं, कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने लिखा है शहाबनामे में कि अयूब खान साहब जो थे वो भी मद्रास के किसी बुज़ुर्ग का वो उन्होंने ज़िक्र किया कि वहाँ पर वो जाते थे। नहीं, वो उनके पास आ रहे थे, वो अयूब खान के पास, अयूब खान के पास आ रहे थे। अच्छा, फिर अयूब खान साहब के हवाले से तो वो पीर ऑफ देवल शरीफ जो हैं, उनका भी बड़ी कहानियाँ थी, बड़े उनका नाम भी, वो फूंकों से चिराग बुझाते रहे, फूंकों से चिराग बुझाते रहे। वो मोहतरमा फातिमा जना की जो वो लालटेन थी और वो फूंकों से चिराग बुझाया न जाएगा, वो एक अजीब सा वो
ये एक फैक्टर तो ये तो रहा है बहुत ज़्यादा माजी में हमारे हुक्मरानों का। फारूक आदिल साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था थोड़ा सा मैं आपकी इजाज़त से उससे इख्तलाफ की जरूरत करूँगा। जी प्लीज़। देखें, आपने कहा कि हमारे तमाम हुक्मरान ऐसे ही रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसे रहे हैं। कायद आज़म पर आप उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है उनकी शख्सियत में, कोई कमज़ोर पहलू नहीं है, उनकी शख्सियत मजबूत थी, यही तो लोगों के लिए चिढ़ थी और यही चीज़ उनकी कामयाबी का सबब बनी। उनकी बहन पर चले जाएं, बहन पर क्या जुल्म नहीं तोड़ा अयूब खान ने, उनके यहाँ आपको कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती। लियाकत अली ख़ान, आपको उनके सियासी मामलात पे बात हो सकती है और उन पे एतराज़ात भी हैं और बाद ऐसे मामलात भी हैं जिनकी सज़ा शायद आज भी हम भुगत रहे हों, लेकिन उनकी शख्सियत पे ऐसा कोई दाग नहीं जी, बानियान पाकिस्तान। उनकी शख्सियत पे ना सिर्फ ज़ईफ़ुल अक़ीदा होने का कोई दाग नहीं, उनकी ईमानदारी पर भी कोई दाग नहीं, लियाकत अली ख़ान। अच्छा, उसके बाद भी हम आ जाएं गुलाम इसहाक़ खान, हमें वो पसंद नहीं है क्योंकि वो डेमोक्रेट नहीं थे, लेकिन उसकी शख्सियत पे ऐसा कोई दाग नहीं है। अच्छा, अब ज़ियाउल हक़ वो बिल्कुल नापसंद है क्योंकि वो बिल्कुल डेमोक्रेट नहीं था और डेमोक्रेसी का दुश्मन था, लेकिन उसकी ज़ात पे भी ऐसा कोई दाग नहीं। पीर साहब नहीं वो तो नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं लिखा। मैंने ये लिखा है कि वो उलमा का अकीदतमंद था, उनके पास जाके रहा करता था और उनकी अहलिया जो थी वो हयात शरीफ के किसी बुज़ुर्ग के पास जाती थी जो उनको पढ़ने के लिए वज़ाइफ बताया करती थी। वजीफ़ा पढ़ना और बात है और सुइयाँ चबोना और बात है, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। डेफिनेटली मुख्तलिफ बातें। अच्छा, अब शख्सियत भुट्टो साहब की बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी, लेकिन जब उनका हम नाम लेते हैं तो वो जो जुम्मन फ़कीर हैं लाड़काना के, उनकी कहानियाँ सामने आती हैं कि वो एक बिल्कुल उनकी पागल सी शख्सियत थी, गधे पर वो सवार होते थे और वो हर जगह, बल्कि भुट्टो साहब उनसे मिलने के लिए उनकी तरफ गए। तो भुट्टो साहब की शख्सियत तो बड़ी एक कंप्लीट, बड़े पढ़े लिखे और बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, लेकिन वो भी आपका पहला चैनल है जिस पर जुम्मन फ़कीर की तस्वीर चली है, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। इजाज़त है मुझे? जी प्लीज़। देखिए, जुम्मन फ़कीर क्या था? वो पागल था, वो मजदूर था, वो कौन था, इससे हमें मतलब नहीं है। वो एक, आप जानते हैं जैसे हमारे मुल्ला नसरुद्दीन है। हाँ, मुल्ला नसरुद्दीन। लोग उनको नसीरुद्दीन कहते हैं, ये गलत है। मुल्ला नसरुद्दीन है, शेख सादी हैं, वो क्या करते थे? मसलन आपको दर्जनों दोनों बुज़ुर्गों से मनसूब कहानियाँ मिल जाएंगी और उनमें कोई मज़े की बात होती। मसलन ये हजाम थे, ये जो ये जुम्मन फ़कीर ये हजाम थे। एक आदमी जो है वो उनसे ख़त बनवा रहा था, शेव करवा रहा था। ये कंबर शहजाद कोट के रहने वाले थे। तो वो ख़त बनवाता हुआ तो बस आ गई। आपको पता, माजी में तो बसें कम होती थी, वक्त पे चलती थी। वो आधा शेव बनवा के भाग गया, ये उस तरह लेके उसके पीछे भाग पड़ा और उससे कहा कि यार तुम मुझे गाड़ी में मौका दे दो, तुम्हारा मैं ख़त बनाता हूँ। क्यों? कहते मैं हराम के पैसे नहीं देता। अब ये देखें, ये वैसी कहानी है जैसे मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है, ये वैसी कहानी है जैसे शेख सादी ने बयान की है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक बड़ा दिलचस्प किरदार था और भुट्टो साहब उसकी तरफ इसलिए नहीं बढ़े कि वो कोई लोगों को दम छू करता था। वो भुट्टो साहब की ज़िंदा दिली थी, उनकी एक दानिशवराना एक अदा थी और यानी एक खुशबाश आदमी, एक जो मज़ेदार आदमी होता है वो ऐसे इंजॉय करता है चीज़ों को देख के। आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन इसमें ज़ईफ़ुल अक़ीदा होने का कोई कॉन्सेप्ट। लेकिन बड़ा जुम्मन फ़कीर जो था वो बड़ा ज़हीन आदमी था, कमाल का। आपने जो वाक़या भी लिखा उसमें कि भुट्टो साहब ने उसने कहा कि अपनी गाड़ी मुझे दे दो और ये गधा ले लो मुझसे। तो फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये कहा, भुट्टो साहब वादा हो गए। तो फिर जुम्मन फ़कीर ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत गधे मौजूद हैं, तुम्हें मेरे गधे की ज़रूरत नहीं है। तो जो इक्विपमेंट थी, जो जहानत थी, ये जो गुफ्तगू, अब इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ऐसी है, लोग कहते हैं कि खान साहब ख़ुद तो बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन जो उनकी टीम है वो शायद इतनी कैपेबल नहीं है। तो अभी फिर एक जुम्मन फ़कीर की तो ज़रूरत हो सकती है जो आके ये बताए कि भाई मैं अपना गधा आपको नहीं दूंगा, आप पास वैसे ही बहुत सारे गधे मौजूद हैं। हाँ बिल्कुल, जुम्मन फ़कीर चाहिए और जुम्मन फ़कीर कोई काबीना में होना चाहिए। काबीना में
तब तो, लेकिन अब पता नहीं इमरान खान साहब किसी फ़कीर को, इस तरह के फ़कीर को अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं या नहीं। अच्छा, ये मैं पढ़ रहा था, आपने बड़ी ज़बरदस्त, मैं जो आपने तहकीक की है और जिस तरीके से ये लिखा है सारा, जो बाद में जो लोग आए, जिनमें नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, उसमें मौलाना, शुरू में मौलाना ताहिरुल कादरी जो थे, वो ये ख़ुद उन्होंने बयान फरमाया कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अपने कंधों पर बिठाकर तो मुझे वो उम्रा करवाया, मेरा उनकी अकीदत इतनी ज़्यादा थी। तो रूहानियत से अकीदत, एक फ़िगर फिर नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से है, जिसमें वो गाइडेंस लेते थे। एक हसन पीरज़ादा साहब पहले दौर में, वो एक इंटेलिजेंट आदमी थे, ब्यूरोक्रेट थे, उनके साथ उनका ताल्लुक़ रहा। बाद में फिर वो जो पीर धनका, जिसमें बाद में और भी बहुत सारी शख्सियात गईं, वो भी उनके साथ रहे शरीक। तो ये जो लोग आ जाते हैं, जिनके हुक्मरानों की साथ जिनके इतने ताल्लुकात हैं, उनका क्लाउड तो फ़ारूक आदिल साहब बहुत बढ़ जाता है। फिर बहुत सारे लोग ये देख कर के ये इंपॉर्टेंट लोग उनकी तरफ जा रहे हैं, वो वहाँ पर जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है, और इससे हुक्मरानों को गुरेज करना चाहिए। अच्छा, ये जो वाक़या है इसका, पीर ऑफ धनक्का शरीफ के पास नवाज़ शरीफ के जाने का, ये नवाज़ शरीफ खुद नहीं गए थे। अच्छा, ये एक लोकल MNA उनको लेके गया था, उसकी ख्वाहिश थी कि पीर साहब के पास जाएं। आपको ये पता कि सियासतदान इस तरह के लोगों की बात टालते नहीं, उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। और फिर एक और फ़ायदा हुआ उस इलाके के लोगों को नवाज़ शरीफ के जाने का, सड़कें पक्की हो गई, वहाँ बिजली चली गई, बेनज़ीर के जाने का फ़ायदा ही हो कि सड़क मिल गई तो ये वैसे ठीक है, ये नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो मेरा आई विटनेस है वो ये कहता है कि नवाज़ शरीफ ना अपनी विलिंग से गए थे वहाँ, और ना कोई बहुत ज़्यादा वो कोई उससे उनको, यानी वो क्या कहते हैं, कोई जज्बाती नहीं हुए। वो नॉर्मल अपने गुफ्तगू में अपने पॉलिटिकल मामलात करते रहे, और जैसे एक आदमी चला जाता है फिर उठ के बाहर आ जाता है। तो उनकी शख्सियत पे जो धनक्का बाबा था, उसका कोई क्रिज्मा नज़र नहीं आया, उसका कोई असर नज़र नहीं आया नवाज शरीफ साहब। तो इसका मतलब यह है कि वो ज़रा मुख्तलिफ आदमी, थोड़ा मुख्तलिफ। अच्छा, लेकिन अच्छा, इसमें एक ये बात है, बताया जाता है कि शुरू में जो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो थे, वो दरबारों पर बहुत उनका आना जाना था, और उसमें जो इंस्ट्रूमेंटल थे वो इसहाक डार साहब थे, क्योंकि इसहाक डार साहब का एक अपना अकीदा है। लेकिन फिर बाद में नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो उस असर से निकले, और उनका जो ताल्लुक़ है ज़्यादातर वो जो रायवेंड जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी तरफ वो ज़्यादा हुआ। नहीं, नवाज शरीफ साहब बुनियादी तौर पर बरेलवी हैं, और उनका ज़्यादा झुकाव, वो जो कत्ल हो गए थे ना गोवाल मंडी की, शायद वो मस्जिद या मदरसा है, डॉक्टर रागिब नईमी, जी जी जी, तो ये उनके जो वालिद थे मौलाना मोहम्मद हुसैन नईमी, उनके मियाँ साहब के वालिद के और मौलाना मोहम्मद हुसैन नईमी के बाहमी ताल्लुकात थे, और इनकी सारी जो मजहबी तरबियत हुई है ये इनके यहाँ हुई है। तो ये बुनियादी तौर पे बरेलवी है। लेकिन अब हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वक्त गुजरने के साथ और तजर्बे ने उनको शायद फ़िरका बंदी से ऊपर कर दिया होगा। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है, और हम मज़ीद जो औराक हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे, उनको पलटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ हैं, और आपने उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि माशाल्लाह उनके पास ना सिर्फ अपना तहकीकी इल्म है, बल्कि उनके मुशाहदात जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के हुक्मरान, उनके पीरों से ताल्लुकात, उनका रूहानियत पर यकीन, इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। और मैं अभी ब्रेक में ही मैं ये जब चीज़ पढ़ रहा था तो एक चीज़ और समझ में आई कि हुक्मरान जो हैं वो मुस्तकबिल के हवाले से, सियासतदान हुक्मरान बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं कि अपना इक़्तिदार उनका कब तक रहेगा अगर वो इक़्तिदार में हैं, और अगर पॉलिटिक्स में है तो ये सवाल करते हैं कि कब हम हुकूमत में आएंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से है कि वो
जब बांग्लादेश में गई तो वहाँ पर भी वो मिली इसी तरह के एक हिसाब किताब करने वाले बंदे से, और वहाँ पर जाके उन्होंने ये सवाल किया। अब ये मैं बहुत पुरानी बात अब बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बताइए कि मेरे जो वालिद के कातिल हैं उनको सज़ा कब मिलेगी। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया, जब आम हवा में उड़ेंगे। तो हम सबको पता है कि ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ जो एक्सप्लोड हुआ, बताया जाता है मुबैना तौर पर कि वो जो एमुनेशन था, जो ब्लास्टिंग मटेरियल था, वो शायद आमों की पेटी में छुपाया गया था। फ़ारूक आदिल साहब, बड़ी ये ज़बरदस्त बात है ये। हाँ, ये 1980 की बात है और ये भुट्टो साहब की फांसी के ऑलमोस्ट एक साल बाद की बात है। और आपको याद होगा, हम छोटे छोटे थे, मैट्रिक से भी पहले की बात है शायद। तो हमने सुना कि चांद में भुट्टो साहब की तस्वीर नज़र आई है। पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैंने अलबत्ता मैंने ये सुना था कि कराची के जो कायद हैं, बकरी के पेट पर उनकी तस्वीर बनी हुई है। वो बहुत बात की बात है। वो पत्ते पे निकली थी, क्रोटन कोई पौधा होता है, उसके पत्ते पे बनी थी। वो बाद में पता चला कि वो एक टेक्निक है, वो मेरी और आपकी भी बन सकती है। तो आपकी तो ज़्यादा अच्छी आएगी। तो वो जो थी, कैसे उनका राब्ता हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। और ये इसकी मुझे लीड मिली हाफिज़ ताहिर खलील साहब से। ताहिर खलील साहब से मैंने पूछा कि यार वो एक ऐसी बात थी, तो आप ज़रा मुझे बताएं। तो उन्होंने कहा कि वो चिश्ती साहब को वहाँ जाके मिली थी, ढाका के करीब जोधपुर हाट कोई जगह है, मेरे ख्याल में 50-60 किलोमीटर का फासला होगा ढाका से। तो वहाँ जाके मिली। तो लेकिन हाफिज़ साहब और बेनज़ीर का ये विज़िट जो था, ये 1989 का होगा, जब वज़ीर आज़म बनने के बाद। ये कोई इब्तदाई दौरे थे गैर मुल्की उनके, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, तो जहाँ वो वहाँ जाके गए। लेकिन जब मैंने तहकीक की और चीज़ें सामने आईं, तो वो 1980 का वाक़या है। और उनसे जाके मिली और उस बंदे ने 1 मिनट में अंदाज़ा लगा के बताया कि ये ऐसा जब होगा, आपके वालिद को जो दुश्मन है वो जब अंजाम को पहुँचेंगे जब हवा में आम उड़ेंगे। और ये फिर बाज़गश्त बाद में जब ये दौरे पर गए हाफिज़ साहब वगैरह, तो इन लोगों ने फिर सरकारी लोगों के कान से मुंह से सुना कि वो कोई ऐसे आदमी से मिलने गई हैं जिन्होंने 8-10 साल पहले ये पेशीन गोई की थी। हाँ, लेकिन मैंने जो उनके बारे में की है तहकीक, वो कोई नेक नाम आदमी नहीं थे वहाँ के, जोधपुर हाट के। उनके बारे में कोई अच्छी कहानियाँ वहाँ आम नहीं थी। लोग उनसे खौफ भी खाते थे और उन्हें कोई एक बुरा आदमी समझते थे। लेकिन बहरहाल उनके पास ऐसी कोई ताकत होगी जिसने ऐसी बात बेनज़ीर। अच्छा, मोहतरमा के हवाले से तो ये है कि एक वो मुल्तानी बाबा हैं, उनके भी सामने वो नीचे फर्श पर बैठ जाया करती थी। ये इधर ही आपके जहाँ वो मुशर्रफ साहब का घर है, उसके आसपास ही को क्या जगह का नाम है, शहजाद टाउन, चक शहजाद। लेकिन चक शहजाद से अलीपुर का एली याद करना चाहिए, मुल्तानी बाबा को छोड़ें। एक नावल है मुमताज़ मुफ्ती का, और उसका कैरेक्टर शहजाद जो उनकी महबूबा हैं हीरो की, क्या कमाल की औरत है, उसको पढ़ना चाहिए, छोड़िए इस बात। अच्छा, फिर ये पीर इब्रा का भी बड़ा जिक्र है। वो तो उनको भी वो खसूसी तौर पर साथ लेके जाती रही डेलीगेशन में, बल्कि आपने जिक्र भी किया कि वो अंजम न्याज ने वो सनसनी से फैल गई। बहुत अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंट थी वो, डॉन के लिए लिखती थी, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थी। वो नजम सेठी साहब ने फिर बताया कि फ़िक्र ना करें, ये पीर साहब हैं, कोई इतनी घबराने की बात नहीं। और उनका स्टेटस वफाकी वज़ीर का था वहाँ पे, यानी इतना बड़ा स्टेटस, हालांकि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। तो ये तो पीर इब्रा साहब तो मोहतरमा के साथ। अच्छा, जरदारी साहब के भी बड़े पीर रहे हैं। एक पीर इजाज साहब, वो तो हमारे भी दोस्त थे, मेरी भी कई दफ़ा उनसे मुलाकात हुई। और वो ऐवान सदर में भी जब मैंने उनको देखा तो बिल्कुल वो जिस तरफ चले जाते आ जाते, बिल्कुल कोई रोक टोक, कोई सरकारी ये चीज़ हो रही है, गैर सरकारी मीटिंग है, कहीं पर भी कोई भी इस तरह का मामला नहीं था कि कोई उनको रोक सकता।
जी हाँ, वो मैंने तो आपने भी तो टाइम गुजारा है ऐवान सदर में, कुछ शेयर करें हमारे साथ। मैंने भी सुना है कि आपको पता है वो जिना, अब तो उसको जिना हाल कहते हैं, ये ममनून साहब ने रखा, उसको मीटिंग रूम कहते थे। अच्छा। ममनून साहब का क्रेडिट ये है कि उन्होंने ऐवान सदर के जितने हॉल थे, किसी का नाम पिंक रूम था, किसी का नाम ब्लू रूम था, कोई कुछ था, तो उन्होंने जो हमारे नेशनल हीरोज़ हैं वो सारे हॉल्स और कमरे उनके नाम से कर दिए। तो जो जिना हॉल है, जिना रूम जो है, जिना रूम में गैर मुल्की और मुल्की गेस्ट आके मिलते हैं, डेलीगेशन मिलते हैं प्रेसिडेंट से। आपको भी मौका मिला होगा वहाँ जाने का। तो जिना हॉल में जो मुल्की बैठा हो, गैर मुल्की बैठा हो, वो घुस जाते थे और वो लोगों को जाके फूंके मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बड़ा ऑकवर्ड सा वहाँ माहौल इनका हो जाता था। लेकिन ये बातें आपके इल्म में होगी, दुनिया भी जानती होगी, लेकिन जो नहीं जानती वो मैं बताता हूँ आपको। जाहिर है कि आने वाले सदर को जाने वाले सदर के दौर की चीज़ों का पता चल ही जाता है, बेशुमार लोग होते हैं बताने वाले। तो ममनून साहब जब प्रेसिडेंट बन के आए तो उन तक पीर एजाज और उनके जो भी कारनामे थे, रूहानी या गैर रूहानी किस्म के, वो उन तक काफ़ी कहानियाँ पहुँच चुकी थी। और सदर साहब के बारे में, ममनून साहब के बारे में आप जानते हैं कि वो बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे और बड़े सादा और सिंपल आदमी थे। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर मामलात में पड़ते नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह उनकी अहलिया महमूदा ममनून हुसैन साहिबा, वो भी बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, वो बहुत सादा और मेहरबान खातून है। तो बल्कि उन्होंने ऐवान सदर को उस ज़माने में अपने अहलो अयाल की तरह रखा। तो उन साहिबा ने, उनको आपा कहा जाता था ऐवान सदर में, आपा ने कुरान खानी कराई है ऐवान सदर की रेजिडेंसी में, और कोई दीवारें शिवारें साफ़ कराई गई और किया कि पता नहीं पीर एजाज क्या करके गए होंगे। तो कम अज़ कम उससे तो उससे तो बचे तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, हाँ, ज़ाहिर है अलीना आप खामोश बैठी हैं, ये मोहतरमा की बातें बड़ा ज़्यादा, यानी बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी ऑक्सफोर्ड की, लेकिन वो डंडे भी खाए। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, जब मैं बातें भी सुन रही हूँ फारूक साहब की, इसका ताल्लुक अकीदे से है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान मज़हब और ये सारी चीज़ों को देखते हुए जब हम देखते हैं तो मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए पीरों फ़कीरों के पास चले जाते हैं। लेकिन हम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कि इतने लोग जो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, वो भी इस तरह की एक लाइफ रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि फ़ारूक साहब हमें बता सकें कि मरियम नवाज़ साहिबा के पीर फ़कीर को, अगर आपके पास कुछ है इन्फॉर्मेशन, वो किसी को फॉलो कर रही हैं या बस वो सिर्फ कमेंट ही कर रही हैं जहाँ से इस बात का आगाज़ हुआ? इस पे करते हैं बात कि मरियम क्या करती हैं। देखें, आपने जो बुनियादी बात की वो ज़्यादा सवाल का ताकतवर हिस्सा वो है जिसमें आपने ऑक्सफोर्ड के और पढ़े लिखे लोगों की बात की। मौजूदा हुक्मरान हमारे जो हैं ये भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। माजी के हुक्मरान भी पढ़े लिखे थे, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये भी हुआ। ऐसा क्यों हुआ? आप ज़रा जाएं अमेरिका की तरफ, और अभी एक पीले बालों वाला प्रेसिडेंट उनका हटा है, क्या नाम था उसका? ये भी ट्रम्प हटा डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प भी इस तरह के काम करता था, आप ज़रा सर्च करें मिलेंगी आप। जाता था, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। और इसके अलावा वो जो प्रेसिडेंट उनका कत्ल हो गया था कैनेडी, कैनेडी के साथ भी ऐसा मामला था। ये सिर्फ हमारे हुक्मरानों के साथ नहीं है, ये दुनिया में भी है। लेकिन दुनिया में जो भी हो, हमारे यहाँ क्यों हो, हमारा मसला ये होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों है। मैं जहाँ तक इस नतीजे पे पहुँचा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ नॉर्मली हमारे ख़ानदान से लेकर पॉलिटिक्स तक तरबियत का मसला है। ख़ानदान में भी तरबियत का मसला है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चे नहीं सीखते, और वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो शख्सियत के ऐब जिसका हमने जिक्र किया वो उनमें झलकता है। और इसके अलावा सियासत तो बहुत और तरह की चीज़ होती है। ये एक सर्जन की तरह, जैसे नाजुक काम है ना सर्जन का, सियासत उससे भी ज़्यादा नाजुक काम है। इससे कौमें बनती और बिगड़ती हैं। लेकिन जब सियासत में वो लोग आ जाएं जिनको सियासत की तरबियत ना हो, और सियासत उन्होंने गली मोहल्ले से सीखी ना हो, वो जब आ जाएंगे तो वो बहुत कुछ ऐसा करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल नर्सरी नहीं है, और हम पॉलिटिकल नर्सरी को पनपने नहीं देते।
देखें मौजूदा हुकूमत, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगे, नहीं तो आपकी मौजूदा हुकूमत जो है, ये हुकूमत में आने से पहले सबसे ज़्यादा बलदियाती इदारों की बात करती थी। बिल्कुल ऐसा। 4 साल होने को आए हैं, कहाँ है बलदियाती इदारे? और वो जो बलदियाती इदारे तोड़े थे इन्होंने 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए तोड़े थे, ये चंद शायद 48 घंटों के लिए तोड़े थे। वो 48 घंटे ज़ियाउल हक के 90 दिन हो गए। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है वहाँ। आप देखें तो सही कि आपकी स्टूडेंट्स यूनियन से जो लोग आए वो कितने मजबूत थे, वो कितने करैक्टर वाले थे। तो हमारे यहाँ ये बुनियादी नर्सरी नहीं है, तो जो नर्सरी नहीं होगी तो यही खराबी होगी। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है और जब वापस आते हैं तो फिर सवाल करेंगे फ़ारूक आदिल साहब से कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा क्या करती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा के तो अंडे हम आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से ये जो सारे मामलात हैं उनको कैसे हैंडल करती हैं। इमरान खान साहब के हवाले से भी बताएंगे, वो भी बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करवाते रहे हैं और बड़ी उनके बड़े ताल्लुकात हैं, चाहे वो MB हों, मियाँ बशीर साहब हों या दूसरी शख्सियत हों। इमरान खान साहब ये सब करते रहे, इसका जिक्र करते हैं जब वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है हमारे हुक्मरानों की, सियासतदानों की और जो कुछ वो करते हैं, कुछ हमने जिक्र किया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मरियम औरंगज़ेब साहबा की। पता नहीं वो अंडे क्या तकालीफ दूर करेंगे, क्या होगा। आज बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है, सुइयाँ चबोने की बात हुई है और पता नहीं क्या क्या लटकाने की बात हुई है। अब ये अंडे जो हैं, मुझे नहीं पता कि ये आप इसको कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। इससे नज़र उतर जाती है फ़ारूक आदिल साहब? What do you think? वो ये तो पता नहीं क्या उतरती है। वो हम छोटे थे, मैं अपने फैमिली में बड़ा बच्चा था और मेरे सबसे छोटा बच्चा मुझसे कोई 10-11 साल छोटा था। तो वो रोता बहुत था, तो उसकी नज़र एक दफ़ा किसी ने बताया कि यूँ उतारी जा सकती है कि मिर्चें उसके जो है सर के ऊपर से वार के आप आग में डालें, और आग में डालें तो अगर तो छींकें आएँ तो नॉर्मल है। अच्छा, नॉर्मल। और छींकें ना आए तो नज़र है। और एक और भी था, उसकी डिटेल मुझे याद नहीं है, कि वो मिर्चें लेके आप गली में जाएं और उसको जूते मारें। तो देखें समी साहब, ये सारी बातें तरबियत की हैं। और फ़र्ज़ किया आप इस तरह की चीज़ों पे यकीन भी रखते हैं, तो ये आपका ज़ाती मामला है, ठीक है, बिल्कुल। और इसको आप इस तरह से करें कि आपकी पब्लिक लाइफ से उसका कोई ताल्लुक़ ना बने। और सच्ची बात यह है कि अगर आप ऐसा करेंगे और इतने मजबूत होंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा, और इन सब लोगों को ये यकीन करना चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसे काउंट होगी जैसे कोई कायदे आज़म का बिलीवर है, और कायदे आज़म की शख्सियत की तरफ आप उंगली नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ उंगली होगी तो खुद आदमी शर्मिंदा होकर अपनी उंगली काट लेगा, इतनी मजबूत शख्सियत। यानी उन्होंने मुल्क बनाया, इतनी स्ट्रगल की, वो किसी के पास वो अंडे शंडों से उन्होंने नजर नहीं, कहाँ है आप बताएं। कोई ऐसी कहानी हमें नजर नहीं आती। एक सिर्फ स्ट्रगल है, अल्लाह पे यकीन है, एतमाद है और मुसलमानों की मदद से और सब कुछ किया। और अभी हम क्या देखते हैं, ये मैं अभी एक वो कहते हैं बनी गाला में एक चतराली टोपी वाला आ गया। वो आपको एक मौलाना मौदूदी का वाक़या सुनाता हूँ, वो भी मैंने पढ़ा है। मौलाना मौदूदी, आपको पता है कि एक रूहानी ख़ानदान था, सैयद मौदूद चिश्त, जो चिश्तिया सिलसिले के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, और चिश्तिया मौलूद है एक, जिसको सैकड़ों साल से लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, उसमें उनका नाम है। ये चिश्त के हैं, अफ़गानिस्तान के। तो ज़ाहिर है कि इनके ख़ानदान में अभी भी वो कुछ ऐसी जो बुज़ुर्गों वाली करामात हैं उनकी सुनने को मिलती हैं। मौलाना मौदूदी को एक साहब ने ख़त लिखा सिंध से, और उन्होंने ये कहा कि मेरे किसी बुज़ुर्ग ने मुझे बताया है कि आप पर अल्लाह ताला का बड़ा साया है और आपको ये करना चाहिए। आप इतने बड़े बुज़ुर्ग होंगे जैसे दाता गंज बख्श और फलां फलां मौलाना रूमर वगैरह इस तरह के होंगे।
तो आपको पता है मौलाना मौदूदी ने क्या जवाब दिया? मौलाना मौदूदी ने ये जवाब दिया कि मैंने जो रास्ता चुन लिया है मेरे नज़दीक वही बेहतर है। तो ये मजबूत लोगों की बात होती है। लोगों की बात है। अभी बिल्कुल, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वो चतराली टोपी, फिर वो मैंने मियाँ बशीर का तो जिक्र किया। अच्छा चले, अहमद रफ़ीक अख्तर जो प्रोफेसर साहब थे वो तो हिसाब किताब निकालने वाले, वो कुछ और मामला था उनका। ये सवाल किया था अलीना ने कि मरियम साहबा क्या करती हैं? मरियम साहबा की एक तस्वीर मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी है, एक लंबा सा गिलास। वैसे आप लाहौर कभी गई हैं? मैं खुद लाहौर से हूँ। लाहौर से हूँ। तो लाहौर की लस्सी, तो लाहौर की लस्सी आपको पता है बड़े गिलास में ही होती है। तो वह लस्सी का कोई गिलास होगा, या मुमकिन है जैसे कहा जा रहा है कि किसी आदमी ने उनको गिलास दिया होगा और उससे कुछ होता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन सच्ची बात यह है, मुझे ये काउंटर नैरेटिव लगता है, कोई उसमें असलियत नहीं लगती। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हम तो इसमें उलझ गए, और आज हमने जो देखा, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिस तरीके से पीटीआई और उनके साथी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद हमें भी पता नहीं क्या कुछ कहा जाए, बट पाकिस्तान का सहाफ़ी इस बात से नहीं डरता। मैं शहबाज गिल साहब को ये बात बताना चाहता हूँ कि आसमा शिराज़ी एक सहाफ़ी हैं, और उन्होंने जो बात कही वो उनका हक़ है कि जो भी वो लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने आपकी हद की इज़्ज़त की है, तो आप चले जाएं अदालत में। ये आपके पास आज हुकूमती पोडियम है, तो आप आके नेशनल मीडिया का जो टाइम है उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को धमकियां दे रहे हैं। ये जो इसको मैं समझता हूं कि आप अच्छे आदमी हैं, मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे नज़दीक ये गुंडागर्दी है। हमें पता है आपकी सफ़ों में वो लोग मौजूद हैं जो मारना, पीटना, असॉल्ट करना, अटैक करना उसको वो फ़ख्र समझते हैं, और आपकी पार्टी में उसकी बड़ी पजीराई भी है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाकर रखने पर, उनको बहुत ज़्यादा अहमियत देने पर भी बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, क्योंकि कोई जिस कमाश का होता है उसी तरह के कमाश के लोगों को अपने पास रखता है, उसी तरह की वो हरकत करता है। लेकिन अगर आपने सहाफ़ियों को टेरराइज़ करने की कोशिश की है, ये बातें बता के कि जनाब फिर ये भी बात होगी, फिर ये आप कर लें जो आपने करना है। सहाफ़ी तो उसका काम है आईना दिखाना। अगर आप बिदक रहे हैं तो आप इसलिए बिदक रहे हैं कि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, कहा जाता है कि सच बहुत कड़वा होता है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान में सहाफ़त को लगाम बड़े बड़े डिक्टेटर्स नहीं डाल सके। तो अगर वो डिक्टेटर्स नहीं लगाम डाल सके इस सहाफ़त के घोड़े को, तो फिर आप तो मुझे नहीं पता कि आप इस हवाले से क्या करेंगे। पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो बिल्कुल सारे के सारे इस बात से कतई नज़र कि उनका किस चीज़ से किस जमात से ताल्लुक़ है, किस ग्रुप से ताल्लुक़ है, किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, वो कभी गलत चीज़ की हमायत नहीं करेंगे। लेकिन जो सहाफ़त है उसको अगर काबू करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी बिल्कुल कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। कोई भी, आसमा शिराज़ी बिल्कुल तन्हा नहीं है, पूरी की पूरी जो हमारी जो बिरादरी है सहाफ़ियों की वो उनके साथ खड़ी है। मुझे देखें फ़ारूक साहब, ये अभी क्या कहेंगे, और लिफाफे लिफाफे लिफाफे, इनकी ये आदत है। ये जो एक सिलसिला शुरू करते हैं लिफाफे वाले भी हैं, लेकिन पता है लोगों को इस मामले पर पाकिस्तान का सहाफ़ी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। फ़ारूक साहब, बड़ी आप तजुर्बा, एज आपकी गुजर गई इस प्रोफेशन में। अच्छा, मुझे याद आया मैंने बचपन में एक इश्तहार देखा था, ये भुट्टो साहब के ज़माने की बात है। मेरे घर में कलेक्शन मौजूद था, पॉलिटिकल बहुत सारा अखबारात रसाइल का भी कलेक्शन था मेरे पैदा होने से पहले का, और पॉलिटिकल जो पोस्टर्स थे उनका भी कलेक्शन मौजूद था। ये मेरे वाले साहब का ज़ौक़ था। उसमें उसकी आप ये बड़ी जामे गुफ्तगू की आपने आसमा शिराज़ी और शहबाज गिल साहब के रेफरेंस से, तो मुझे उस पोस्टर की इबारत याद आ गई, और मुझे यकीन है कि मैं आपके सामने वो दोहराऊंगा तो उसमें ज़बर ज़ेर पेश का भी फ़र्क नहीं होगा। वो ये था कि सहाफ़त एक आईना है, इसे भिना कर तोड़ने की बजाय अपनी शक्ल बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये क्या जुमला किसी ने कहा है, आई डोंट नो किसने लिखा है, लेकिन कमाल का जुमला है, बहुत ज़बरदस्त जुमला। और मैं एक मशवरा है मेरा, और तुझे हो जानो दिल अजीज़ तो उसकी गली में जाए क्यों? अगर आप जानो दिल अजीज़ है तो फिर अपनी शक्ल और अपने आवाज़ ठीक करें। बिल्कुल। मैं अभी जब हम बात कर रहे थे भुट्टो साहब की और जुम्मन फ़कीर की, तो मैं ये सोच रहा था कि
अगर पाकिस्तान का मुकद्दर अच्छा हो, अब अभी इस हुकूमत ने अगर रहना है तो काश ये जुम्मन फ़कीर कहीं से अब वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो जाए, इमरान खान साहब के सामने चला जाए और वहाँ पर भी वो अपने गधे की ट्रेड की बात करे और इमरान खान साहब भी कथा कलामी करो, तारिक जमील को छोड़ के जुम्मन फ़कीर को बुलाएं। तो ये अलीना, यू वांट टू से एनीथिंग, यू वांट टू ऐड? बेसिकली जो शहबाज गिल साहब ने बात की ना, जिसमें मुझे लगता है कि वो उनका जो गुस्सा है या जो भी वो कहने की कोशिश करें, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो जो है पुतले को सुइयां चबोना, बकरों की कुर्बानी देना, तो वो जिस तरफ इशारा करने की कोशिश की गई है वो कुछ अच्छी चीज़ की तरफ करने की नहीं कोशिश की गई। इससे पहले जितनी भी आपने शख्सियात की बात की है उसमें पीर हैं, औलियाँ हैं और वो पॉजिटिविटी है, रूहानियत है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से खातून अव्वल की तरफ इशारा किया गया है, आई थिंक वो नेगेटिव तरीके से किया गया है। वो शायद इस वजह से इस तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है क्योंकि एक तो खातून अव्वल है, पब्लिक फिगर है, लोगों का एक इमेज है, दैट्स द रीजन। क्या मतलब है? खातून अव्वल हैं, सलाम, पब्लिक फिगर है, फिर बात होगी। दूसरी बात ये कि आप क्या सिर्फ एक ही खातून पाकिस्तानी कौम की बेटी हैं? क्या आसमा शिराजी किसी की बेटी नहीं है? किसी की बहन नहीं है? उसने तो कोई नाम नहीं लिया। देखिए, आप थोड़ा सा अक्रॉस द बोर्ड बात करें ना। जब पाकिस्तान का आइन ये गारंटी देता है कि आप कोई चीज लिख सकते हैं, अगर वो अब्यूसिव है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं। आप इक्तदार में हैं, आप आके धमकियां दे रहे हैं कि आप ये कहेंगे, आप वो करेंगे, और आपने जो अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है, आपके वुज़रा ने जो इस्तेमाल की है, जो पूरी ट्रेंडिंग करके आपने क्या क्या नाम हिजाब में लिपटी, क्या मैं वो दोहरा नहीं सकता, क्या अपनी बहनों, बेटियों, माओ के बारे में बंदा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है? उसने किया, वो पीटीआई के सोशल विंग ने किया। भाई लोग पीटीआई को पसंद करते थे, आजादी के नाम पर, मौका मिल गया ना। वो तो खुद चाह रहे थे कि इन जो खातून है उनके बारे में कोई ना कोई चीजें जो हैं वो सामने आए, क्योंकि बहुत से जो उनके अपने वुज़रा और मुशीर और दोस्त हैं वो बड़े नाराज हैं इस चीज को। मुझे अब हमारे पास अगर ये पीटीआई ने खुद किया है तो हमें इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल। और क्या अपने घर से आप अपनी किरदार कुशी शुरू करेंगे? वेरी सैड एंड वेरी बैड। मुझे इजाज़त दीजिए, हमारा वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं जाने से पहले फिर अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि जुम्मन फ़कीर कहीं वज़ीर आज़म हाउस में चला जाए और इमरान खान साहब उसके साथ वो ट्रेड कर लें तो शायद पाकिस्तान का कोई भला हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।